देखा बहुत सारे लोग संगठन में बोलते हैं कि मैं इतना प्रतिशत दिव्यांग हूँ, लेकिन अभी तक हमको ये चीज़ का लाभ नहीं मिला है। तो आप इस बात को एकदम मान लीजिए कि आपको भारत सरकार और बिहार सरकार के किसी भी योजना का आपको लाभ लेने का आपने विचार बनाया है, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास आपका अपना यूडी आईडी कार्ड होना चाहिए। यानी कि यूनिवर्सल आईडी कार्ड, क्योंकि दिव्यांगों का एक पहचान है जिसे भारत सरकार के द्वारा जिला प्रशासन यानी कि जिला उसको क्या कह सकते हैं, जिला में आपका सिविल सर्जन के द्वारा जो प्रमाण पत्र के आधार पर भारत सरकार एक आपको यूडी आईडी कार्ड, यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड आपको बना कर देती है। वो कार्ड आपके पास होगा तभी आप किसी भी योजना का लाभ ले सकते हैं। जैसे कि वर्तमान में मान के चलिए कि आप पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो पेंशन के लिए आपने यदि पहले से आपका होगा तो आपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के आधार पर आपका जो है आपका ये प्रमाण पत्र बना और आपका ये पेंशन जो है निरंतर चल रहा है। इसमें इस बार जो है आपने देखा कि पेंशन में भी बढ़ोतरी हुई है 700 की, और सभी लोगों को इस बार 10 से 11 जुलाई के बीच में जो है सभी का जो पेंशन भी 1100 रुपये आया। इसके लिए भी हमारी ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं कि हम सभी लोगों ने मिलकर संगठन के साथ जो हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, सरकार ने उस चीज़ को माना और अंतोगत्वा जो है हम लोगों का पेंशन जो है 1100, साथ साथ जो है वृद्धजनों का भी और विधवा माता बहनों का भी जो है पेंशन 1100 हुआ। चलिए, ये इसके साथ साथ आज हम जो है चर्चा कर रहे हैं रेलवे कॉन्सेशन के बारे में। तो सबसे पहले आपने जाना कि मान के चलिए कि यदि आपको रेलवे कॉन्सेशन का लाभ लेना है तो सबसे पहले आपको यूडी आईडी कार्ड बनाना होगा। तो चलिए कम शब्दों में सबसे पहले ये बता देते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को जानकारी भी है, लेकिन आज मान के चलिए जुटे होंगे उनमें से कोई ऐसे व्यक्ति, कोई ऐसे दिव्यांग भाई बहन जिनको नहीं मालूम है कि यूडी आईडी कार्ड कैसे बनता है, तो उस पर भी हम 5 मिनट का चर्चा कर लेते हैं। आज छुट्टी का समय रहता है तो बेहतर तरीके से हर चीज़ को समझना है। और मैं हमेशा आए दिन भी मैं अपने भाइयों को बताता रहता हूँ कि एक चीज़ तो आपको समझना है कि हम लोग यदि फिजिकली रूप से यदि कमज़ोर हैं तो हमको मजबूत होने के लिए हमको मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से हम सभी को मजबूत होने की ज़रूरत है। यानी कि देखिए कहीं ना कहीं कोई एक शक्ति आपके पास है तो आप हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो मान के चलिए हमारे पास शारीरिक शक्ति नहीं है तो हम अपनी बौद्धिक शक्ति के स्तर को बढ़ा लेंगे तो हमारा जो है समस्या का समाधान हो जाएगा। यानी कि हर चीज़ का समाधान है, तरीका आपको अपनाना होगा। अब आपको बौद्धिक स्तर आपको बढ़ाना है तो उसके लिए हर चीज़ को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और जब जैसे जैसे जानकारी ऑब्जर्व करेंगे, उसको नोटेशन करते चलेंगे, वो जानकारी आपके यहाँ बढ़ते चली जाएगी और उसके अनुसार आप जो है इस जानकारी को यदि आप दूसरे लोगों के बीच शेयर कीजिएगा तो जानकारी के साथ साथ आप में लीडरशिप भी डेवलप करते होते चला जाएगा। तो यूडी आईडी कार्ड बनाना आसान है। अब जैसे मान के चलिए कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने 2019 से पहले अपना प्रमाण पत्र बना रखा था, 2019 से पहले अपना प्रमाण पत्र बना रखा था। अब 2019 इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2019 से बिहार में जो है यूडी आईडी कार्ड बनना प्रारंभ हुआ। और 2019 से पहले आपको सर्टिफिकेट बना हुआ था आपके पास सिविल सर्जन का या किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का, आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट के आधार पर सरकार ने कही कि आप उस सर्टिफिकेट को साइबर कैफ़े में लाइए या हम शिविर जो लगाते हैं उस शिविर में लाइए। उस शिविर में आपके सर्टिफिकेट को स्कैन करके उसी के आधार पर हम आपको यूडी आईडी कार्ड बनाते हैं। और वो प्रक्रिया अभी भी निरंतर चलते आ रही है। मतलब कि आप साइबर कैफ़े में या किसी भी बुनियाद केंद्र में आप जाइएगा, वहाँ पे आप अपना जो है आधार कार्ड और अपना जो प्रमाण पत्र बना हुआ है पहले का वो दीजिएगा, फ़ोटो दीजिएगा, वहाँ से रजिस्ट्रेशन करके आपको अप्रूवल मिल जाएगा। और अप्रूवल मिल जाने के बाद आपको भारत सरकार से जो है आपको एक यूडी आईडी कार्ड स्मार्ट कार्ड के रूप में बन के आपके पास चला आएगा। लेकिन अब बात रही कि जैसे मान के चलिए 2019 के पहले, अब 2019 के बाद, मतलब अब किसी कोई बच्चा ऐसा दिव्यांग हो गया, कोई माता बहन दिव्यांग हो गए, तो उनका अब नए सिरे से बनाना है। तो सबसे पहले यूडी आईडी कार्ड पे रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद फिर आपको मेडिकल जांच होगी, मेडिकल बोर्ड की जांच होगी और मेडिकल बोर्ड के जांच के बाद फिर आपको जो है आपको यूडी आईडी कार्ड भेज दिया जाएगा। मतलब वहाँ से बना के आपको मिल जाएगा। पहले बना हुआ था तो उसको अपलोड करके अप्रूवल मिलता था। अब जिनका नहीं बना हुआ है उनको अब ऑनलाइन करने के बाद उनका एक छोटा सा मेडिकल प्रोसेस होता है जिसमें डॉक्टर्स देखते हैं कि इनकी डिसेबिलिटी क्या है, वो उसको असेसमेंट करके
और वो आपको दिव्यांगता की प्रतिशतता को दर्शा देंगे कि हाँ इसकी इतना, इनका इतना प्रतिशत है। उसके बाद भारत सरकार के पोर्टल पे वो चला जाएगा और भारत सरकार बना के आपको वो भेज देगी। तो ये यूडी आईडी कार्ड बनने का प्रोसेस है। यहाँ तक समझने में आपको लगता है कोई दिक्कत नहीं है? अब आइए, अब हम बात करते हैं कि जैसे यूडी आईडी कार्ड अब बन गया, अब हमको रेलवे कंसेशन बनवाना है। तो रेलवे कंसेशन बनवाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब हम इसको अच्छे तरीके से बात करते हैं। आज एक व्यक्ति कमेंट में भी लिख रहे हैं कि सर बस पास बनाने की बारे में बताइए। तो ऐसा करेंगे कि इस सप्ताह जो हम लोग बैठक कर रहे हैं जिसमें हम लोग रेलवे कंसेशन पे चर्चा कर रहे हैं, अगली बार जब हम लोग चर्चा करेंगे तो हम लोग बस पास पे चर्चा कर लेंगे। तो दोबारा आपको कमेंट करने का ज़रूरत नहीं है, हम आपकी बातों को समझ लिए, अगली बार हम लोग बस पास पे चर्चा कर लेंगे। आज आप लोग बारीक अच्छे तरीके से पहले समझ लीजिए रेलवे कंसेशन के बारे में। अब आपका यूडी आईडी कार्ड बन गया, तो आपको एक बात का ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे मान के चलिए कि यदि आपका यूडी आईडी कार्ड कहाँ से बना है, तो बनने का जगह क्या है। यदि मान के चलिए आपका सदर हॉस्पिटल से बना है या आपका प्राथमिक हॉस्पिटल से बना है, तो जिस जगह से आपका बना है, ठीक है, यूडी आईडी कार्ड बन गया, यहाँ तक बातें सब समझ में आ गई। अब क्या करना है कि जहाँ से आपका यूडी आईडी कार्ड अप्रूवल हुआ है उस जगह से ही आपका पहले मैनुअली रेलवे कंसेशन बनेगा। मैनुअली मतलब कि एक ठोस कागज पे जिसका एक प्रारूप, फॉर्म का एक प्रारूप आता है जिसमें रेलवे कंसेशन और छोटी कोष्ठ में लिखा हुआ रहता है दिव्यांगजन इंग्लिश में, और ये हिंदी में भी फॉर्म आता है। अब इस फॉर्म में को 2 प्रति में आपको भर देना है और दोनों प्रति में अलग अलग अपना यूडी आईडी कार्ड, अपना आधार कार्ड और उस पर एक फ़ोटो अपना फॉर्म पर अपना चिपका देना है और उसका 2 प्रति बना करके, और आप अपने जहाँ से जिस हॉस्पिटल से, यदि सदर में आपका हॉस्पिटल जनरेट हुआ है तो सदर हॉस्पिटल में जमा करेंगे, प्राथमिक में आपका जमा हुआ है तो प्राथमिक में जमा करेंगे, और वहाँ जमा करने के बाद उनसे मिलेंगे तो वो आपको बना करके वो आपका रेलवे कंसेशन जो फॉर्म वाला है वो आपको दे देंगे। यानी कि आप 2 प्रति में उसको भर लेंगे और उसके साथ आप अपना यूडी आईडी कार्ड, उसके साथ अपना आधार कार्ड और उसमें एक फ़ोटो चिपका करके जहाँ से आपको लिखा हुआ रहेगा कि यदि आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से बना हुआ है तो वहाँ पे जमा करेंगे, यदि आपका सदर हॉस्पिटल से बना हुआ है तो वहाँ जमा करेंगे। और जमा करने के बाद वो व्यक्ति वहाँ के जो इंचार्ज में जो रहेंगे वो आपसे 3 दिन 4 दिन 1 सप्ताह का समय लेंगे, वो आपको वहाँ से रेलवे कंसेशन बना करके एक प्रति में, जिसमें उस आप जो फॉर्म जो जमा करके दीजिएगा ना उसी में से एक प्रति वो आपको देंगे और एक प्रति अपने रिकॉर्ड में रखेंगे, अपने फाइल में रख लेंगे। अब उसमें होगा क्या कि उसमें जो फ़ोटो आपने जहाँ पे साटा है वहाँ पे डॉक्टर का सिग्नेचर रहेगा, हॉस्पिटल का मोहर रहेगा और डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, किस डॉक्टर ने ये रेलवे कंसेशन अप्रूवल किया है। अब कहिए कि सर रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पर क्यों लिखाता है, इसको भी अच्छे तरीके से समझना है। रजिस्ट्रेशन नंबर ये लिखा रहता है कि यदि कल के डेट में यदि आपका रेलवे कंसेशन फर्जी पकड़ाता है तो जिस डॉक्टर ने उसको ये करार दिया कि इसको रेलवे कंसेशन मिलना चाहिए, तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर से उस डॉक्टर के बारे में पता किया जाएगा और इस व्यक्ति ने रेलवे कंसेशन अप्रूवल मिलने के बाद जितने रेलवे से रियायत पाया है उतना रियायत जो है उस डॉक्टर से वसूला जाएगा। मतलब ये एक बहुत कानूनी प्रक्रिया है जिसको आपको अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। मतलब कि यदि गलत तरीके से आपने जनरेट किया तो आपको तो कुछ नहीं होगा, आपको तो मान के चलिए मतलब कुछ जिस दिन आपकी पकड़ा जाइएगा उस दिन मान के चलिए आपको कुछ जुर्माना लगेगा, लेकिन जिस डॉक्टर ने इसको अप्रूवल दिया है उससे ये पैसा, उसके अकाउंट से ये पैसा काटा जाएगा। तो ये बड़ी कानूनी प्रक्रिया है। इसीलिए क्या होता था ना कि जब हम लोग रेलवे कंसेशन के लिए जाते थे काउंटर पे तो वहाँ बहुत जांच परख करके वो रेलवे का अधिकारी जो है टिकट काटता था। तो हमने उनसे पूछा कि भाई आप इतना जो है बारीकी से क्यों जांच करते जबकि मेरा सब कुछ सही है। उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि यदि हमारे तरफ से तो काट दिया जाएगा, लेकिन गलत तरीके से ये हुआ है तो डॉक्टर से और जो टिकट जो काटने वाला है उससे भी पैसा वसूल लिया जाता है। यानी कि गलत तरीके से हमको कोई काम नहीं करना। तो ये तो हो गया मैनुअली बनने का जो फार्म पर आपने बनाया, लेकिन अब इससे टिकट नहीं कटता है। अब तब कहिएगा कि सर इससे बनाने का फ़ायदा क्या हुआ। तो ये मैनुअली जब आपका बन जाएगा तो आपके अपने
रेलवे मंडल के कार्यालय में इसको फिर सबमिट करना है, लेकिन अब वहाँ जाना नहीं है। अब रेलवे ने इसके लिए क्या कर दिया है, अपना एक ऑनलाइन लिंक जारी कर दिया है। उसने कहा कि हमारे दिव्यांग भाई जो है हमारे मंडल कार्यालय में आते हैं तो काफ़ी उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो ये परेशानी का सामना करने के बाद जो है उनको बहुत सारी दिक्कतें आती है, इसलिए हमने क्या किया, इसके लिए ऑनलाइन एक लिंक जारी कर दिया है, जहाँ पे आप अपने सारा दस्तावेज जो जो उसमें मांगा जा रहा है उसको आप लोग भर दीजिए और भर के आप सबमिट कर दीजिए। उसके बाद वो क्या करता है, जैसे ही आप मान के चलिए आपने किसी साइबर कैफ़े से आप अपने रेलवे कंसेशन के लिए आपने जो है ऑनलाइन करवा लिया। अब जैसे ऑनलाइन आपने करवा लिया तो ऑनलाइन करवाने के बाद क्या होगा, फिर प्रक्रिया होती है। उस ऑनलाइन में आपका सारा दस्तावेज रहेगा, तो उसमें सारे दस्तावेज में से जो आपका रेलवे कंसेशन जो डॉक्टर के द्वारा बना हुआ है, जिस हॉस्पिटल से बना हुआ है, तो रेलवे मंडल जो है उस कागज़ को उसी जगह से जहाँ से आपने रेलवे कंसेशन बनाया है उसी जगह पे फिर भेजती है मेल के माध्यम से, कि आप हमको ये चेक करके बताइए कि ये फलना व्यक्ति सही में आपके यहाँ से रेलवे कंसेशन बनाया है कि नहीं। तो वो व्यक्ति जब मेल देखेगा कि रेलवे मंडल कार्यालय का जो मेल आया हुआ है हमारे नाम उसके फलना अमुक व्यक्ति के नाम से, वो अपना जो है रेलवे कंसेशन का फाइल खोलेगा और फाइल में देखेगा कि आपके नाम का बना हुआ एक प्रति रिकॉर्ड में है कि नहीं। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि 2 प्रति में उसको भरना है, तो एक प्रति जो है अस्पताल वाला ऑन रिकॉर्ड अपने पास रखता है और एक प्रति वो आपको देता है। तो वहाँ से फिर जब वो वेरिफिकेशन जाएगा और वो अपने फाइल से आपका रिकॉर्ड सही मिलान कर लेगा, तो एक बाज़ाब्ता लेटर बना करके रेल मंडल कार्यालय को पोस्ट करेगा कि नहीं, आपने जिस व्यक्ति के बारे में भेजा था उस व्यक्ति का सही दिनांक और सही पत्रांक में जो है यहाँ पे बना हुआ पाया गया, इसकी सत्यता का मैं जो है जांच कर अपना रिपोर्ट सबमिट करता हूँ, वहाँ पे सबमिट कर देगा। इसके बाद जब रेलवे मंडल को वो मेल मिल जाएगा, सब कुछ सही पाया गया, तो रेलवे मंडल अपनी ओर से एक रियायत पास बना कर देती है, जिसमें एक 8 अंक का जो है डिजिट का होता है, 8 डिजिट का जो एक नंबर होता है, जिसके माध्यम से उस नंबर के माध्यम से आप ऑनलाइन कहीं से भी आप अपना टिकट कन्फर्म करवा सकते हैं। तो ये प्रक्रिया आप कहिएगा सर ये प्रक्रिया थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब जैसे आपने ऑनलाइन किया ना तो 3 से 4 महीने का टाइम लगता है। इन 3-4 महीनों में वो आपके बारे में जांच पड़ताल करता है रेलवे, और जांच पड़ताल सही पाए जाने के बाद आपका रेलवे कंसेशन आपका जनरेट हो जाता है। अब जब जनरेट हो जाता है तो आप कहीं से भी फ़ोन से भी आप जो है आईआरसीटी के जो है साइट पे जा कर के आप अपना जो आपको जो यूनिक नंबर जो मिला हुआ है 8 अंकों का, उसके माध्यम से आप अपना जो है टिकट कन्फर्म कर सकते हैं, आप अपना आरक्षण का लाभ रियायत से ले सकते हैं। तो ये तो हो गई बात कि जिसकी 40% दिव्यांगता है उसकी बन जाएगी। इन सबों के बावजूद आज की इस बैठक में कुछ ऐसे भी हमारे दिव्यांग भाई जुड़े होंगे जो दिव्यांगता में उनका टाइप होगा लो विजन, या उसको हम बोलते हैं डम एंड डिफ, यानी कि हार्ड हियरिंग में हो जाएगा या डम एंड डिफ में है। तो उनके लिए जो पात्रता है, उनके लिए जो पात्रता है, जो व्यक्ति मतलब श्रवण बाधित हैं, तो श्रवण बाधित जो होंगे उनके लिए दिव्यांगता का प्रतिशत यदि 40 है तो उनका जो है रेलवे कंसेशन जनरेट नहीं होगा। अब इस बात को समझ लीजिएगा, 40% में वैसे शामिल हैं जो दृष्टिबाधित हैं, जो लोकोमोटर की डिसेबिलिटी यानी कि अस्थि दिव्यांगता की पात्रता को रखते हैं, लेकिन जिनकी दिव्यांगता का प्रतिशत जो है वो 40 है और वह श्रवण बाधित में हैं, तो उनको ये मान नहीं होगा। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर सर उनको कितना प्रतिशत में उनको जो है रेलवे रियायत पास का लाभ मिलेगा। तो हाँ, इसका सही जवाब है कि उनको 100% दिव्यांगता होनी चाहिए, मतलब 100% यदि दिव्यांग है, मतलब 100% उनको आप ये कह लें कि श्रवण बाधित हैं, तो उनको जो है रेलवे रियायत उनको भी इस तरह का जो है पास उनको देती है कि आप भी इसका लाभ आप उठा सकते हैं। ठीक है, तो अब बात रही कि सर इन तमाम चीज़ों के बाद आप लोगों की कुछ समस्याएं होंगे, आप लोग के कुछ प्रश्न होंगे जो आप हमसे पूछना चाहेंगे, उसके लिए भी हम आपको एक मौका देंगे अभी, और आप हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। उससे पहले लेकिन कुछ चीज़ों को और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपको ध्यान रखना है कि जो ऑफलाइन का फॉर्म होगा उस फॉर्म के फॉर्मेट में फॉर्म के ऊपर दिव्यांगजन लिखा हुआ होना चाहिए, पहला। दूसरा, आप जब ऑनलाइन करेंगे रेलवे रियायत मंडल में
तो आपको अपने मंडल कार्यालय की जानकारी होनी चाहिए, आपके पास अपना फ़ोटो, आपके पास अपना आधार कार्ड, आपके पास अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेट या उसको हम लोग डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में भी जान सकते हैं, और आपका अपना रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों के बाद आप उसको ऑनलाइन करवाएंगे और उसके बाद आपकी जो जांच प्रक्रिया 3 से 4 महीने का समय लगता है। और कभी-कभी बहुत सारे दिव्यांगों ने फ़ोन किया है कि सर ऑनलाइन जब करवाते हैं तो वो रिजेक्ट कर देता है। तो रिजेक्ट करता है तो आप रिजेक्ट का कारण चेक करें कि किस कारण से रिजेक्ट किया जा रहा है, और यदि कारण का जब सही पता चलता है तो उसका समाधान करके दोबारा आपको ऑनलाइन करने की ज़रूरत है। तो इसी बीच मैंने जो है सारी जानकारी आप लोगों के बीच प्रस्तुत की। अब एक-एक कर जो है आप हमसे सवाल पूछेंगे, लेकिन सवाल पूछने के क्रम में इस बात का ख्याल रखेंगे, एक सवाल बहुत सारे लोगों का हो सकता है, तो जिनका एक सवाल हो जाएगा उनसे काफ़ी लोगों का जब समाधान हो जाएगा तो आप लोग कृपया माइक खोल के दोबारा उस प्रश्न को रिपीट नहीं करेंगे। तो चलिए अब आपका समय शुरू होता है और आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं। हाथ ही रेज कर लीजिए जिनको पूछना है। सोमनाथ जी जो है अपना हाथ ही रेज कर रखे हैं कुछ पूछने के लिए। सोमनाथ जी बोलिए। ऐसा है सर कि सभी लोगों को मौका दिया जाएगा, लेकिन जो कुछ हम लोग के टीम के मेंबर है, सदस्य हैं या अतिथि हैं, उनसे हम लोग आग्रह करें कि कुछ बात को रखवा दिया जाए। उसके बाद बारी बारी से सबको मौका मिले तो अपनी बात को क्रम में सभी लोग अपना सवाल का जवाब पाएंगे। चलिए, तो ये बात भी हमको अच्छा लग रहा है कि अभी हमारे कुछ गणमान्य लोग जुड़े हुए हैं और उनके पास समय का अभाव रहता है। तो हम सभी आप सभी दिव्यांग भाइयों से मैं निवेदन करूँगा कि आप से मैंने जो सवाल जवाब की बात की है, उसको हम लोग कुछ समय के बाद करते हैं। जो गणमान्य लोग जुड़े हुए हैं, जो अपनी बातों को यहाँ पे रखना चाहते हैं, उनकी बातें हम सभी सुन लेते हैं और उसके बाद फिर से हम लोग एक बार फिर जुड़ेंगे। तो लालू जी कृपया कंटिन्यू कीजिए। जी, थैंक यू। तो बहुत ही अच्छा तरीका से सभी लोगों को सुनने को मिला, हम सभी सुने हैं सचिव महोदय द्वारा की जो कुछ विषय वस्तु हो, आप अपने सही रूप में रखते हैं तो बात को, और सही जगह पर रखते हैं बात को, तो आपका समाधान तुरंत समय में और बिना किसी पैसे दिए हुए समाधान हो सकता है। संगठन यही करते आया है, जिसका नाम है बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, और यही कर रहा है आपके बीच आकर के, और आपके लाभ हो रहा है तो आप भी एक दूसरे को बताएं और उनका भी मदद हो सके आपके क्षेत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम अनुरोध करते हैं, हमके बीच स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं पैरालंपिक कमेटी के आईडी से आदरणीय अभिभावक हम सभी के आदरणीय राष्ट्रीय संरक्षक पीडब्ल्यूडी के डॉक्टर शिवा जी सर से अनुरोध है कि आए हम लोग सभी को मार्गदर्शन देने की कृपा करें। डॉक्टर शिवा जी सर। लगता है कि सर कहीं व्यस्त हैं, तब तक के लिए हम लोग इंतजार करेंगे। तब तक हम अनुरोध करते हैं प्रदेश संरक्षक बिहार आदरणीय श्री विनय कुमार श्रीवास्तव सर, स्वागत है सर, आए विशेष मार्गदर्शन देने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद है लालू जी। अभी अभी धीरज जी ने कहा कि अगर हम शारीरिक रूप से दुर्बल हैं तो हमें मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही, बट इसमें मैं सब कुछ सर जोड़ना चाहूँगा। अंत्योदय योजना वाला के बारे में बताइए। बाद में आप अभी कॉन्स्टिट्यूशन पे बात चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन पे चलने दीजिए, फिर नेक्स्ट मीटिंग में फ़ोन करके अपन हृदय के अकॉर्डिंग तो कोई भी प्रश्न पूछ लेना, मैं बताऊँगा। तो मैं ये कहना था कि जब आप शारीरिक रूप से दुर्बल हैं तो मानसिक रूप से कमजोर मजबूत तो होना ही चाहिए। साथ साथ अगर आप किसी संगठन से जुड़े हुए हैं तो वह संगठनीय ढांचा अगर आपका मजबूत रहेगा तो आप किसी शारीरिक स्वस्थ व्यक्ति से भी ज़्यादा आप लंबा उछाल मारेंगे और बढ़िया काम करेंगे। रही बात कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म के विषय में भी बात चल रही थी, तो बहुत सारी बातें धीरज जी ने बताई जो बिल्कुल सत्य है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जो बंदा ऑनलाइन नहीं कर पा रहा हो वो ऑफलाइन मोड में फॉर्म फिल करके अगर वो रजिस्टर्ड डाक से भी
डीसीएम जो जिस मंडल में रखते हैं, या जिस मंडल में आते हैं, उस मंडल वाणिज्य पदाधिकारी के नाम, जैसे हम लोग सोनपुर मंडल में, तो सोनपुर मंडल को लिखते हैं वाणिज्य पदाधिकारी सोनपुर मंडल सारण। बस इस एड्रेस से अगर हम भेज देते हैं रजिस्टर्ड डाक से, तो उस पर भी कार्रवाई होती है और उसके अकॉर्डिंग भी पास बन जाता है। मैंने अपने छोटे भाई का इसी तरीके से बनाया था। मैं एक फॉर्मेट लिया, फॉर्मेट लेकर के डॉक्टर से साइन करवाया, रेलवे कंसेशन फॉर्म, और साइन कराने के बाद उसमें 3-4 प्रपत्र लगते हैं। एक दिव्यांगता सर्टिफिकेट, यूडीआईडी कार्ड, एक आवासीय, 2 फोटो लगता है, 2 फोटो लगेगा, आधार कार्ड, ये 4 और 2 फोटो, और हाँ यही 5 पेपर हम रजिस्टर्ड डाक से भेज दिए। 2-2.5 महीने के बाद अगला फोन किया कि सर आपका बन गया है, आप आके ले जाए। तो यह भी एक प्रक्रिया है कि आप रजिस्टर्ड डाक से मंडल कार्यालय में भेज देंगे तो आपका रेलवे पास बन जाया करेगा। दूसरी प्रक्रिया अभी धीरज जी ने बताई, ऑनलाइन ऑनलाइन मोड में भी आप करा सकते हैं ना। तो ये बहुत ही मतलब हम लोग के लिए बेनिफिटेड स्कीम से, इसलिए जिन लोगों को रेलवे कंसेशन फॉर्म बना होता है उनको 4% रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग उनको टिकट मिलती है। मतलब हर 4% उनका बर्थ रिजर्व होता है, उस पर किसी दूसरे का रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। ये फायदा ये हो गया, अगर जनरल आदमी लाइनअप है उसको टिकट नहीं मिल पाएगा, बट आप जाएंगे तो आरक्षण के अकॉर्डिंग आपको टिकट मिल जाएगा। पहली बात। दूसरी बात कि अलग अलग मापदंड है कंसेशंस का। फॉर एग्जांपल कोई डिफेंडम है तो उनको 50% है, कोई लोकोमोटर है उसको 75% है ना, ब्लाइंड्स है उनको 50% है। किसी किसी केसेस में एस्कॉर्ट की सुविधा भी है। फॉर एग्जांपल अगर कोई लोकोमोटर डिजेबल है तो उसको एस्कॉर्ट की भी सुविधा है, वो ऑप्शनल में है। बहुत पहले कंपल्सरी था, आप अगर टिकट लेंगे तो 2 टिकट मिला करता था। अब पिछले विगत 2 वर्षों से इसको बड़ा आसान कर दिया। आप सिंगल टिकट भी लेकर यात्रा कर सकते हैं और एस्कॉर्ट के साथ भी यात्रा कर सकते हैं, और दोनों में 25% ही आपको पैसा दें। तो 2 आदमी से जा रहे हैं, अगर 100 रुपया टिकट का कीमत पड़ता है, अगर आप सिंगल जा रहे हैं तो आपको 25 रुपया लगेगा, एस्कॉर्ट के साथ जा रहे हैं तो 50 रुपया लगेगा। तो ये प्रक्रिया लोकोमोटर के साथ है। डिफेंडम के लिए 50% का प्रावधान है, बट फिर ब्लाइंड्स के लिए 50% का प्रावधान है। उसमें एस्कॉर्ट कंपलसरी, विदाउट एस्कॉर्ट आपको टिकट नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही लाभप्रद योजना है, और जो लोग नहीं बना पाए हैं वो लोग बनवा लें। और बिल्कुल धीरज जी ने सही बताया कि अब कोई भी लाभ विदाउट यूडीआईडी कार्ड के आपको नहीं मिलने जा रहा है। तो जिन दिव्यांगों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना हुआ है वो बहुत परेशान ना हो, किसी कैफे में 50 रुपया दे दें, और वो जो उनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर फिट करके वो ऑन स्पॉट आपका यूडीआईडी कार्ड का प्रिंट आउट निकाल के दे देगा, और उससे आपका काम चल जाया करेगा। धन्यवाद। जी सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार हम अनुरोध करते हैं, बिना आग्रह किए हुए माइक चालू न करें। आपको मौका मिलेगा, आप अपनी बात को रखेंगे भरपूर तरीके से, और सुनिए तभी समझ में आएगा, और समझ में आएगा तभी आपके काम जो है कम समय में, चंद समय में आपका समाधान हो सकता है। बिना आग्रह किए हुए माइक को चालू करें। धन्यवाद। फिर से एक बार आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं आदरणीय अभिभावक हम सभी के, डॉक्टर शिवाजी सर, यदि हम लोग की आवाज़ सुन पा रहे हैं तो स्वागत करते हैं, आए हम सभी का मार्गदर्शन देने की कृपा करें विशेष आज के कार्यक्रम के लिए। हम जो है ना 10 मिनट के बाद बोलेंगे, अभी हम पूजा कर रहे हैं ना। जी ठीक है सर, चलिए थैंक यू। जब तक हम लोग के बीच रहेंगे सर, 10 मिनट बाद हम हमारे बीच से बात को रखेंगे। तब तक अनुरोध करते हैं आदरणीय हम सबके प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्री कमल कुमार चौबे सर, स्वागत है, आए और विशेष आज के कार्यक्रम पर विषय वस्तु रखें।
हरि ओम। परम पावन ऑल इंडिया पीडब्ल्यूडी संघ अंतर्गत बिहार पीडब्ल्यूडी संघ हम सभी के संरक्षक डॉक्टर शिवाजी सर, प्रदेश बिहार पीडब्ल्यूडी संघ कार्यकारिणी के सभी सम्मानीय अधिकारी पदाधिकारी गण, जिला अनुमंडल प्रखंड पंचायत स्तर तक के सभी पीडब्ल्यूडी संघ से जुड़े सच्चे सिपाही संघ आगत तथा दिव्यांग बंधुओं का हार्दिक अभिवादन। बंधुओं, बड़े हर्ष की बात है कि हम लोग लगातार गूगल मीटिंग के माध्यम से नित्य नूतन क्रियाकलापों को अंजाम देते आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी कड़ी में असंख्य अनगिनत लोग विभिन्न सफलता के सोपानों को भी प्राप्त करते चले जा रहे हैं। बंधुओं, जैसे कि अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया को हेल्थ की जरूरत बनती है। आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो कोई बात नहीं, मानसिक रूप से आप मजबूत बने, और मानसिक रूप से यदि आप मजबूत बनते हैं तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। छोटी छोटी सी कड़ी जो है, छोटी छोटी सी कोई घटना जो है, छोटी छोटी कहानी जो है, कभी पढ़ा, कभी देखा दृश्य के माध्यम से, कभी सुना, ये एक छोटी सी घटना, छोटी सी कहानी, छोटा सा परिदृश्य जो है जीवन की दशा और दिशा को भी बदल सकता है। होता क्या है कि जब अभाव होता है, कष्ट होता है, तो आदमी जो है अभाव और कष्ट में हड़बड़ा जाता है। और हम दिव्यांग जन तो कष्ट में हमेशा ही है। तो कष्ट में जब हमेशा है तो हम हमेशा हड़बड़ाए ही रहेंगे, तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा। इसलिए हमें ऐसे ही समय में धैर्य की जरूरत पड़ती है। हारिए नहीं मत विचारिए न हरि नाम, और जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम। आप कह सकते हैं कि सीताराम कह देने से भोजन थोड़े मिल जाएगा, सीताराम कह देने से सारा कष्ट दूर थोड़े हो जाएगा। अरे भाई, थोड़ा सा विश्वास तो कीजिए, धैर्य तो रखिए, आमूल चूल परिवर्तन हो सकता है। हम धैर्य के साथ ईश्वर का नाम लेते हुए ईमानदार प्रयास करें। हमारी शक्ति जितनी है हम उतनी शक्ति भरी ईमानदार प्रयास करें। जरा सा भी राई रत्ती भर भी बेईमानी हमारे भीतर नहीं होनी चाहिए, खोट हमारे भीतर नहीं होनी चाहिए। अभाव जो है हमेशा आदमी के भीतर उथल पुथल मचाता है, और तब आदमी जो है अपने आप में रह नहीं पाता। उसी समय जो है आदमी इधर का उधर हो जाता है, मतलब भावना जो है बिगड़ जाती है। यदि हम कुछ समय अपने आप को बचा करके रखें, अभाव में है, कष्ट में है, फिर भी अपने स्वभाव को हमने बिगड़ने नहीं दिया, तो फिर बहुत जल्द जो है परिवर्तन होगा। दिन के बाद रात होना ही है, उत्थान के बाद पतन, पतन के बाद उत्थान, सूर्योदय के बाद सूर्यास्त, सूर्यास्त के बाद सूर्योदय। वह है जिस तरह एक फीते को खींचते हैं, फीता फैलते जाता है, फैलते जाता है,
फैलते जाता है और एक समय ऐसा आता है जब ये और नहीं फैलता है। मतलब हर की एक सीमा होती है। तो बंधुओं, हम दिव्यांगजनों के साथ जो कष्ट है, जो परेशानी, उसकी भी एक सीमा है। ये जीवन भर नहीं रहना है। तो कष्ट जो है वो एक समय सीमा है। आप धैर्य पूर्वक ईश्वर का नाम लेते हुए आप क्रियाशील रहिए। बहुत जल्द जो है कष्ट की सीमा क्रॉस करेगी और आपके अच्छे दिन आ जाएंगे और फिर दिव्यांग रहते हुए भी दुनिया के सारे सुख और वैभव को आप प्राप्त कर सकते। सहज विश्वास नहीं होता है। ऐसे कैसे होता है? मुझसे तो एक गिलास पानी जो है नीचे से उठ नहीं पाता है, जमीन पर से कोई उठा के देता है तो मैं पानी पीता हूँ। तो आमूल परिवर्तन कैसे हो जाएगा? सारा कुछ परिदृश्य कैसे बदल जाएगा? विश्वास नहीं होता। लेकिन मैं 60% दिव्यांग जीता जागता उदाहरण आप सबके समझ। मैंने संघर्ष किया 37 वर्ष संघर्ष करके और आज जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज में मिल रही है सिर्फ धैर्य की बदौलत, ईमानदारी की बदौलत, सब करने की बदौलत और सबसे बड़ी ईश्वर के प्रति आस्था रखने की बदौलत। मन में कभी ऐसा भाव नहीं आया किसी को ठग दिया जाए, किसी को परेशान कर दिया जाए। और मेरे जीवन में एक दो नहीं, सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटी हैं जिनको मैंने लिख करके कहानी के रूप में रखा है। मौका मिला नहीं उस कहानी को कि पुस्तक रूप में छपवाऊं, लेकिन कभी कभार पत्र पत्रिकाओं में मेरी कहानियां छपती रहती हैं। तो एक पूरे कहानी संग्रह है जो जीवन की संघर्ष गाथा को, छोटी छोटी घटना को मैंने कहानी का रूप दिया। जो उत्साह बंधक से लेकर के ज्ञान बंधक से लेकर के और जीवन में आमूल परिवर्तन कर देने वाली कहानी है। मैं आपको